बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक सच के साथ। मोहतरम नाजरीन, हमारा प्रोग्राम हालात हाजरा पे होता है, सियासी सूरत हाल पे होता है और मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल, सियासी तनाजर था, हमने उस पर भी ढेर सारी गुफ्तगू की, रियासत के बारे में बातें होती रही। आज भी हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसे ही था। कल की कुछ एक दो बातें जो कौमी असम्बली के अंदर भी, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर भी हुई। एक बन्नू का इलाका है जानी खेल, वहां पे 4 जवान कत्ल हुए जो 10 दिन वो गायब रहे। उसके बाद उनकी जो बॉडीज हैं वो मिली, तालिब इल्म थे, अगवा हुए थे, कबायली उनकी लाशें लेके धरना देते रहे 8 दिन, कोई सुनवाई नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद वो जब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज की, शेलिंग की, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर वजीर आला KPK महमूद खान हेलीकॉप्टर पे वहां पे फौरन पहुंचे और फिर मुज़ाकरात की और फिर आखिर अल्लाह ने खैर की तो वो लोग दफन करने में वापस चले गए। दफन किया अपने लोगों को। काफिले में मंजूर बश्तीन और मोहसन दाऊद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पहले के वो शिरकत के लिए जा रहे थे। कल एक और वाकया था कौमी असम्बली के अंदर। मोहसन दाऊद साहब ने एक बताया कि 2007 में एक स्कूल टीचर थे, मोहम्मद इस्लाम उनका नाम था, वो गायब हो गए। उनको कोई ले गया उठा के, और वो पश्तून मूवमेंट के जलसों वलसों में भी जाते थे। मोहम्मद इस्लाम उनका नाम था। अब 14 साल के बाद एक सड़क की तामीर हो रही थी और वहां पे खुदाई के दौरान एक लाश निकल आई। अब जब वो लाश मिली तो उसके पास एक बटुआ भी था और बटुए के अंदर जो शनाख्ती कार्ड था वो उस हड्डियों के पिंजर मोहम्मद इस्लाम का था। अब देखें कि 14 साल बाद वो मिसिंग पर्सन मुमकिन है कई हुकूमती खानों में अफगानिस्तान में जिहाद के लिए गया हो, लेकिन उसकी लाश वहां पे मिल गई। अब कौन वारिस उसके बच्चों का, क्या उसको जवाब दिया जाए? ये भी एक इंसानी अलमिया है। इंसान की जिंदगी को इस तरह बेसरोपा, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही दर्दनाक कहानी है। मजहबी मुनाफरत हमारी इस तरफ चली गई है कि कल लाहौर में एक SP साहब पे वकाला ने तशद्दुद किया। कुछ दिन पहले उन पे किसी पुलिस वाले ने, अल्लाह जाने क्या हुआ, गफलत थी या क्या था, तो उसने इल्जाम लगाया कि SP साहब ने कुरान पाक को स्टिक के साथ गिरा दिया। हालांकि मैंने एक वीडियो देखी थी कि SP साहब ने कुरान हाथ में पकड़ के कहा, जी मैं कुरान उठा के कहता हूं मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन वकील साहब, वकला साहबान ने कल उनको कचहरी में जो अरशर किया ना, वो उनके गार्ड वार्ड आए, उनको बचा के ले गए। लेकिन खैर, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने, इतनी बड़ी ताकतवर कि मुझे, मैं नाम क्या बताऊं, कि उन्होंने मुलाकात की है और उस मुलाकात में हमजा शहबाज भी मौजूद थे, लेकिन ना फोटो सेशन हुआ ना कोई बात बाहर गई है। लेकिन बड़ी ताकतवर शख्सियत है जिसका खबर है वो बड़ी अच्छी है। आजाद कश्मीर में कोरोना बड़ा बेकाबू हो रहा है। मीरपुर में आज 10 से 12% है, अफगान इस्लामाबाद पाकिस्तान में 18 से 20% है। आज ये सारे मामले में शौकत साहब को नहीं दे रहा, आज मैं एक नया मामला दे रहा हूँ शौकत साहब को साथ। तो नाजरीन, अब मैं चलता हूँ शौकत साहब की तरफ। ये जो मामले मैंने पहले किए इन पे बात फिर भी होती है, हमारे पास बहुत बड़ा वक्त है। जनाब शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज मैंने आपको ना दाखिली मामले, ना खारजी मामले, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, आज मैं आपको इंसानी हकूक का एक मामला बता रहा हूँ। जी जी। ये एक मुख्तलिफ NGO हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी ये अप्रोच की है और मुझे भी कहीं से ये इन्वॉल्व हो गया हूं मैं अभी। ये आजाद कश्मीर के अंदर एक शहर है बिम्बर, डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, कोटली डिवीजन में। वहां की एक खातून है, उनका नाम है मारिया ताहिर। उनके हस्बैंड का नाम है मियां अबैदुल्लाह अशरफ। ये खातून बेसिक मुल्तान की रहने वाली थी। इनकी शादी हुई यहां पे, आज से ये 3-4 साल का वाकया हो चुका है, अभी 3 साल का।
उनके साथ एक इज्तिमाई ज्यादती हुई, ब्लैकमेलिंग हुई। उनने 4 मुल्जमान जो थे, 5 उनको नाम यानी कि नामजद किया और 3 लोग अननाउन थे। उनके पास उनका जो इल्जाम था कि इनको सीनियर वजीर किसी की सरपरस्ती है उन लोगों को। उनकी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो थे उन्होंने रिपोर्ट भी की कि ये वाकई केस हुआ है, इनसे ब्लैकमेलिंग हुई है, इनसे पैसे लिए गए हैं। पंचायत हुई, पंचायत में उनसे मुल्जमान ने कहा कि हमने ये जुर्म किए हैं, लेकिन बजोर ताकत उन पे सुलहनामे पे दस्तखत करवाए गए। फिर वो डीआईजी साहब के पास गई। मेरा ख्याल है ये जो फोत हो गए डीआईजी साहब गुलफराज साहब में रहते। फोत तो नहीं हुए, गुलफराज साहब फोत हो गए हुए कि कब? ओ जी अभी तो 3-4 महीने हो गए, 2.5 महीने। अच्छा, हाँ, रिटायर होकर फोत हो गए थे। तो उनके हुक्म पे एफआईआर काटी गई, लेकिन पुलिस बजाते खुद मुद्दई बन गई उस मुकदमे में। शरीयत कोर्ट में समायत जारी है, कार्रवाई नहीं हो रही। कि वो जब उसका हस्बैंड वहां पे गया, उसको उठा लिया गया किसी एजेंसी के नाम पे और बाद में तारीख ले ली जाती रही। यूएनओ ऑफिस मुजफ्फराबाद के सामने खातून ने एहतजाज किया तो उसको रियासत बदर कर दिया गया। आजाद कश्मीर में उसकी अभी अपील यह है कि आजाद कश्मीर में मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बैनुल अक़वामी अदारों से अपील करती हूँ मेरी मदद करें। मेरे खामन, मेरे बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए तमाम इंसानी हकूक के अलमबरदारों से मदद की अपील है। और ये अपील आपके पास भी पहुंच चुकी है, मुझे पता है। और आप आज बहसियत एक इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले की हैसियत से, आजाद कश्मीर के एक सियासी रहनुमा की हैसियत से, कौम परस्त रहनुमा की हैसियत से और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इंसानी हकूक की खातर उनके जो मामलात हैं उस पर स्ट्रगल करने वाले की हैसियत से आपसे मैं इस बारे में आज बात करूंगा। सवाल भी यही है मेरा, और मेरा मुद्दा भी यही है, दरखास्त भी यही है, हर कुछ यही है। बस बहुत शुक्रिया। असल में आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले या 2 साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक ओपन पिटीशन फाइल की थी इसी खातून के हवाले से, मारिया ताहिर के हवाले से, जो भेम्बर की रहने वाली हैं। और पूरी उसमें स्टोरी लिखी गई है। और चूंकि जो कल्प्रिट्स हैं जी, वो 62 लोग हैं जी, और उन्होंने न सिर्फ इस खातून को किडनैप किया और फिर इसके साथ गैंग रेप किया, बल्कि इसके छोटे बच्चे को भी अगवा किया। जी, फिर इसकी इन्होंने फिल्में बनाते रहे और उन फिल्मों की बुनियाद पे इसने अपनी इज्जत, आप ये कह सकते हैं कि जो तीसरी दुनिया और बिलखुसूस हमारे जैसे कबायली माशरों के अंदर औरत के पास एक सो कॉल्ड ऑनर ही है, जिसकी खातर वो जो है बड़ी बड़ी जंगें लड़ती है। तो उन्होंने इस खातून को ब्लैकमेल करके तो तकरीबन 2.5 मिलियन रुपया। पाकिस्तानी रुपए भी ले लिए। ये ब्लैकमेलिंग की कि अगर तुम अपनी जबान बंद रखो, और दूसरी बात यह है कि हम ये जो फिल्म बना रहे हैं ये इनको पब्लिक नहीं करेंगे अगर तुम हमें पैसे दो। मांगे तो अब यकीनन जब ब्लैकमेलर्स को छोटा मोटा जो जब स्पेस मिलता है तो फिर वो लालच में आके, और फिर जब उनको ये यकीन हो जाए कि दूसरा बंदा ब्लैकमेल हो रहा है तो उनकी ब्लैकमेलिंग और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और यकीनन एक खातून जो अपने शौहर की कमाई में से इतने पैसे, चूंकि उसका शौहर जो है वो सऊदी अरब, सऊदी अरबिया, भाई भी देवर भी सऊदी अरब। जी, तो वो पैसे देती रही, लेकिन बिलाखिर जो है वो उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और अब उसके पास कुछ था भी नहीं। और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इट इज ऑल रिकॉर्डेड है, इस लिहाज से कि ये बैंक से गई है, ट्रांसफर हुई है। नहीं हुई है।
और लोकल पुलिस, चूंकि वैसे तो कहते हैं कि एसएचओ जो इलाके का होता है उसको जराइम पेशा लोगों का भी पता होता है और जुर्म का भी पता होता है। वो चाहे तो घंटों के अंदर जो है वो मुजरमों को उस मकाम पे ले जा सकता है जहां से उनको सजा यकीनी हो जाए। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो है वो एक तो सिस्टम करप्ट है और ख़ास करके पुलिस का महकमा इस लिहाज से बहुत ही बदनाम भी है। जी 2 ही महकमे हैं जिनके बारे में अमूमी राय लोगों की अच्छी नहीं है। एक महकमा पुलिस है और दूसरा महकमा रेवेन्यू है। पाल जी जी। बहरहाल जब इस औरत की हिम्मत जवाब दे गई तो फिर इसने यूँ समझे कि उनके साथ लड़ने का फैसला किया। एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो ये बेचारी जो है मजलूम खातून मुख्तलिफ बासर लोगों के पास भी गई और हत्या के करते करते वो जो है ना डीआईजी जी उनके पास पहुंची। मीरपुर के पास पहुंची और मीरपुर डीआईजी मीरपुर ने तहकीक करके तो उन्होंने कहा कि वादी नज़र में ये खातून दुरुस्त कहती है और इसको ब्लैकमेल किया गया और इसके साथ रेप हुआ है। जी लिहाजा उन्होंने ऑर्डर किया कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। जब खातून पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने देखा कि आगे उसकी एफआईआर पहले से रजिस्टर हो गई है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है। और वो जो कल्प्रिट्स थे, वो जो ब्लैकमेलर्स थे, वो जो गैंग रेपर्स थे, वो वहां एसएचओ के प्राइवेट रूम में मेहमानों की तरह बैठे हुए सिगरेटों के कश लगा रहे हैं। जी तो ये दरअसल उस खातून को एक तरह का मैसेज था कि हम एफआईआर दर्ज करने वाले भी हम ही हैं, तफ्तीशकार भी हम ही हैं और इसको खारिज या दाखिल दफ्तर करने वाले भी हम ही हैं। लिहाजा तुम भले डीआईजी के पास घूमो या आईजी के पास जाओ या इंसाफ के किसी उस दरवाजे को खटखटाओ, हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से उनको जो बात ये नजर में लगता है कि रिश्वत इतनी बड़े पैमाने पर उनको एसएचओ को रिश्वत दी गई है कि वो उस पे कोई कार्रवाई करने के लिए आमादा नहीं था। बस वो बाला अफसरान की के दबाव के नतीजे में उसने एक एफआईआर दर्ज कर ली। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस पे एक ओपन पब्लिक पिटिशंस जारी की और जिसमें जो है वो तमाम मुतल्लिका इदारों को ये कहा कि इस केस की तहकीकात होनी चाहिए और मारिया ताहिर को इंसाफ मिलना चाहिए। जी और तकरीबन कोई 4-5 हज़ार लोगों ने उस पिटिशंस को अपने तहकीक करके तो उस पिटिशन को साइन किया। जी जी 6000 तक हो गए अभी मेरा ख्याल है। पिटिशंस की कुछ छोटी मोटी हीट भी महसूस हुई जी और ऊपर नीचे लोगों ने दाएं बाएं राब्ते करने की कोशिश की और इस खातून के खिलाफ जो है वो लॉबिंग की गई। जी हम तकरीबन कोई आप क्या कह सकते हैं कि महीना 1.5 महीना जी इसको वॉच करते रहे और बाद में हमारा कोई राब्ता या किसी ने अपडेट ना किया। फिर एनजीओ ने भी कोई फॉलो अप है, कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने यही समझा कि शायद कोई उस खातून को इंसाफ मिल गया। जी लेकिन कल जो है मुझे दोबारा कुछ दोस्तों ने जो है वो याद दहानी कराई कि आप इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं और एक इंटरनेशनल एनजीओ ने जो बेस्ड इन हांगकांग है, जी बट इंटरनेशनली वो यूएसए के अंदर भी, स्विट्जरलैंड के अंदर भी, बेल्जियम के अंदर भी, यूके के अंदर भी जो है वो फंक्शंस करती है। जी जी तो उसने कोई फॉलो अप नहीं किया।
तो जिसकी वजह से अभी तक वो खातून जो है वो इंसाफ के लिए मुतलाशी है। इंसाफ की मुतलाशी है। हम्म। और वो जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सर बल्कि बल्कि आपकी अमूमी तौर पे ये कहा गया उस खातून को कि चूंकि ये मैरिड खातून है, तो बिल्कुल मैं वही बात कर रहा था, यानी तो ये कोई मसला नहीं है। ये कोई मसला नहीं है। नहीं है आप गैंग। आप ये देखिए कि इदारों का रवैया एक कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाली औरत के लिए ये है, उनका म्यार ये है कि चूंकि मैरिड है तो अगर उसके साथ गैंग रेप हुआ है तो इसको किसी इंसाफ की जरूरत नहीं है, ये ब्लैकमेल हुई है, इससे पैसे लिए गए हैं, तो इसको वापस पैसे दिलाना जो है वो इंसाफ के इदारों का कोई फर्ज नहीं है। वो तो तो दे। आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये आज का जो आपने भी याददानी कराई, और मुझे भी कुछ लोगों ने अप्रोच जो किया है, तो मैं मुझे इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम को एक वार्निंग प्रोग्राम के तौर पर कर रहा हूं कि इस औरत को फौरी तौर पर जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाए, और अगर ना किया गया तो हमारे पास बेशुमार किस्म के दीगर ज़राए भी हैं, और वी नो हाउ टू ब्रिंग द जस्टिस इन आवर सोसाइटी, और इस खातून को इंसाफ हमने दिलाना है। और वो मौसर लोग, मैं इस वक्त इस मरहले पे किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, नहीं, वो नाम तो हम लेते ही नहीं जी। इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो अपना असर सूख इस्तेमाल करके इस खातून को इंसाफ दिलाने में अपना असर सूख, अपना इख्तियार, अपना इख्तदार इस्तेमाल करें, और अगर ना किया गया तो हम जी फारूक हैदर से लेके तो वहाँ के तमाम इदारों से हर फोरम पे भी पूछेंगे, और फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन दायर करेंगे। और हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जहाँ विक्टिम ख़वातीन को कहीं इंसाफ नहीं मिलता, और ऐसे माशरों में जहाँ औरत जो है वो बहुत ज़्यादा विक्टिम है, तो फिर यूनाइटेड नेशन ऐसे केसों को बराह रास्त खुद लेता है और उसके लिए फिर मुतलका इदारों को जवाबदेह बनाता है। तो हम जो है वो एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, कि बहुत सारे जो चार्टर्स हैं वो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी और दीगर इदारों का भी, और उसने इन सारी चीज़ों को कमिट किया हुआ है। तो लिहाजा उसकी पेरिफेरी के अंदर अगर एक खातून जिसने डीआईजी, जिसने आईजी, जिसने चीफ जस्टिस, इन सबको अप्रोच किया, फिर यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स के दफ्तर के सामने जो है वो हंगर स्ट्राइक करने की कोशिश की, और उसको वहां से, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखी हुई है कि उसको वो अ, हाल उस पे लाठी चार्ज करके तो वो हाल उसको वहां से जो है वो जिला बदर किया गया। जी जी। तो लेकिन हमारा भी इसमें बहुत कसूर है कि हमने भी इसको फॉलो अप नहीं किया। तो उस वक्त वो क्यों बातें ठीक थी ना। क्यों नहीं, वो बातें हमें पता है, जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया था तो हमें पता था कि ये मिट्टी डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा जी ख्याल ये था कि उनको एहसास हो गया है, लिहाजा वो इसको प्राइवेटली कोई ना कोई इंसाफ दिलाने में अपना असर सूख इस्तेमाल करेंगे। तो हम भी जी खामोश हो गए, और हमें भी फिर किसी ने भी हमारी दीगर मसरूफियात की वजह से हम खुद भी ऐसा कोई राब्ता नहीं रख सके जी जी। जिससे हमें पता चले कि एक विक्टिम खातून को, एक सुतम रसीदा खातून को जो है वो इंसाफ मिला है या नहीं मिला है, या उसकी इज्जत की तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल्प्रिट्स जिन्होंने इस घिनौने जुर्म में जो लोग इन्वॉल्व थे और फिर कंटिन्यूअसली उसको ब्लैकमेल करते रहे, ऐसे लोगों को करार वाकई न सिर्फ सजा दी जाए, बल्कि लड़की के साथ जो है वो बाकायदा इंसाफ किया जाए। और जी अगर ये इंसाफ है, जो है वो हम इसको एक 20 दिन का जो है डेट रखते हैं, देन जी आई विल जो है वो स्टैंड इट, और मतलब यह है कि इस पे एक कैंपेन लॉन्च करेंगे हम यूनाइटेड जी। नेशंस के सारे इदारों को, और जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन सबको मैं खुद अप्रोच करूंगा, ठीक और है सर। हम देखते हैं कि कैसे जो है वो
एक मजलूम खातून को जो है वो उसको दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया जा रहा है और उसको लूट लिया गया है, उसकी इज़्ज़त लूट ली गई है, उसकी दौलत लूट ली गई है, उसके बच्चे को किडनैप किया गया है और इस वक़्त तक है उसको इंसाफ़ नहीं मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को हम इसी हद तक रखते हैं और जी अगर ये और अब हम इसको डे बाय डे वॉच भी करेंगे और अगर इस पे कोई फर्दर कार्रवाई नहीं होती तो देन जी आफ्टर 20 डेज़ मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन को भी लेटर लिखूँगा, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को भी और दीगर उसको भी और अपने बिहाफ़ पे इस केस को जो है वो आगे बढ़ाऊँगा। ये खातून कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, ना ही मेरे किसी घर की, लेकिन ये खातून है और हम लोग इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं और चाहे जाए कि हमारे अपने इलाके के अंदर अगर एक खातून इस तरह दरबदर हो और उसकी उसकी इस तरह आबरूरेज़ी की गई हो और फिर उसको उसकी कोई कंपनसेशन उसके साथ कोई हमदर्दी के 2 बोल भी ना बोले गए हों और कुछ लोग अपने ताकत के और इक़्तिदार के नशे में उसमें इस केस को दबाने के चक्कर में हूँ, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम इस केस को दबने नहीं देंगे और ये केस दबेगा नहीं। अगर ये 4 साल के बाद भी आज भी हमारे रिडार पे मौजूद है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये केस किसी एतबार से भी जो है ना, उसको आप ज़ोर ज़बरदस्ती से दबा नहीं पाएँगे और वी विल प्रोसीड अगेन वेरी फोर्सफुली। तो थैंक यू। अ, थैंक बाकी जो बातें आपने वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से की, उन बच्चों का भी आप देखिए कि होना तो ये चाहिए कि उन बच्चों के कातलों को तलाश किया जाए, उनके वर्सा को कोई तसल्ली दी जाए। लेकिन आप ये देखें कि उनको रोने का भी हक नहीं दिया जा रहा है, एहतजाज करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है और उन यानी आप ये कह सकते हैं कि 17 साल, 12 साल और 13 साल इस उम्र के बच्चे जो है उनको इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और गया। एक कब्र में डाल दिया, और फिर मतलब जी एक कब्र में, और एक ही कब्र में वो उनका भी कुत्तू ने उनकी लाशें ढूंढी है, कुत्तू ने, वो जो चरवाहा गया उसके कुत्ते साथ थे, उसने वो और अफ़सोस ये होता है कि फिर ये लोग जो कभी किसी पे हमलावर हो जाते हैं कि इसने रसूल के गुस्ताखी की, कभी किसी मंदिर पे हमलावर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हम वाक़ई हैं, हमारे हमारे पास ईमान की कोई आखिरी रत्ती भी मौजूद है, तो देन वी शुड ऑल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ब्रूटैलिटी। ये बहुत ही ज़ुल्म है और ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं है। ये पश्तूनख्वा में हो, कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो और इदारे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बदमस्त हाथी की तरह वो जो है वो ख्वाब खरगोश में जो है वो मुब्तला हैं और वो कोई ऐसे ऐसे जिस मनसब पे वो फ़ाइज़ हैं और जिसके लिए टैक्स पेयर्स जो है वो उनकी तनख्वाहें, उनकी वर्दियाँ, उनके लिए तरह-तरह के टीए-डीए मुहैया करते हैं, उन लोगों को किसी किस्म का कोई उस सोसाइटी में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, कराची में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो वो एक पूरी लॉलेसनेस है और इस लॉलेसनेस के ख़ात्मे के लिए मैं समझता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी बुनियादों पे, इनकलाबी बुनियादों पे इक़दामात की ज़रूरत है। और ये जो चूँकि सिक्योरिटी के सारे इदारे न वो इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, वो हुकूमतें बनाने, हुकूमतें बिगाड़ने, वज़ीरों को निकालने, वज़ीरों को दाखिल करने, अपोज़िशन को मैनेज करने, अपोज़िशन को तोड़ने, अपोज़िशन को जोड़ने के इस पूरे अमल में वो इन्वॉल्व हैं। तो लिहाज़ा पाकिस्तान के अवाम की जान, माल उनकी इज़्ज़त, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारे जो है, वो उस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बल्कि वो उ उस उन उ वो उन फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं, जो दरअसल उनकी ड्यूटी नहीं है, जो उनकी जॉब नहीं है,
जो जिसके लिए उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको तनख्वाह जो जिन जिन मकासद के लिए मिलती है, वो मकासद उन्होंने बालाए टाक रखे हुए हैं। और एक एक्स्ट्रा जुडिशल विद इम्प्यूनिटी उन्होंने अपना एक रोल मुतय्यन किया हुआ है कि हम किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल पड़ा है। इसको हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में लेने के बजाय एक इंसान होने के नाते देखा जाए कि इस सोसाइटी के अंदर लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मुमकिन है। और ये जो कातलीन हैं, ये जो गुंडे हैं, ये जो बदमाश हैं, ये जो लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व हैं, इनको किस तरह इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाए और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इनको ये जो घिनौने जराइम हैं, इनको सोसाइटी से कैसे ख़त्म किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी उस पूरी सोसाइटी की अव्वली ज़रूरत है। वैसा ये जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर जी, जी। कश्मीरी जो हमारा कश्मीर नहीं में, वो तो खैर ऐसे बड़ा है, लेकिन इस तरफ वाला कश्मीर है, इसकी आबादी में 44 लाख है, यही कुछ है, 44 लाख, जी, 40-44। जी। जी, जी। इसमें से कोई 14 से 16 लाख लोग जो हैं बैरून मुल्क है, जी, हाँ। बाकी बचते कुछ। जी, इससे भी ज़्यादा है। चलो जी 16 लाख हम लोग ज्यादा नहीं, चलो 16 कर लेते हैं बस, जी, हाँ। हुँ, इतना ही कर लेते हैं, बाकी रह गए 28, हुँ, 28 ही रह गए ना, हुँ, 44 16 निकले 28, तो 28 में से मेरा ख्याल है 5 लाख को वैक्सीन लाजमी जरूरत पड़ेगी, जो बूढ़े होंगे या जो इस तरह, या बच्चे, इस तरह ही लाजमी बात है। हमारा कोरोना बहुत बढ़ रहा है आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त। अजमीर पर मैं आज का मैं हाल बता रहा हूँ कि वो 12 से 14% नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जो चेक हुए हैं। हुँ, अब हुँ। कोटली होगा, मुजफ्फराबाद होगा, रावलाकोट होगा, पलंदरी होगा, आगे होगा, बाग होगा, उसके में ज्यादा है। तो ये जो 10 लाख का एक वो सेहत कार्ड बना है हमारे लोगों का, हुँ, खैर ये हमने दे दिया है, क्या उसमें से वो वैक्सीन उसकी प्राइस से मिनहा होकर नहीं लगेगी? इन लोगों को वैक्सीन देना इनका हक नहीं है, लेना इनका हक नहीं है क्या? ये उस यानी इतने 16 लोग जरे मुबादला भेज रहे हैं वहां पे, ये सारा पैसा उन्हीं बैंकों में जा रहा है, उसी गवर्नमेंट के पास जरे मुबादला जा रहा है, और वो वहां से एक वैक्सीन भी नहीं, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं लग रही। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सेहत का जो बजट है, वो 1.5% है। टोटल बजट का 1.5% जो है, वो सेहत के लिए मुख्तस है, जिसमें डॉक्टरों की तनख्वाहें, नर्सिंग की तनख्वाहें, हॉस्पिटल्स के अखराजात हैं, उनकी मेंटेनेंस, सफाई-सुथराई और ये इन तो मुश्किल है, तनख्वाह बड़ी मुश्किल होगी। तो ये तो जो है, आप किसी मुल्क के सेहत के बजट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई हुकूमत है, लोगों की सेहत की मद में कितना खर्च कर रही है। जी, ये जो सेहत कार्ड जिसमें अमूमी ये कहा गया है कि 10 लाख तक है, यानी उस कार्ड की जो हाईएस्ट प्राइस है वो ये है कि एक मरीज़ 10 लाख तक अगर उसके अंदर-अंदर जो भी इलाज होगा, तो वो गवर्नमेंट जी, पे करेगी। जी, लेकिन मसला ये है कि जो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि वो कार्ड जो है, वो मोस्टली हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट नहीं करते। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो इतने ओवरलोडेड हैं कि उस क्यू में अगर आप जाके लगें, तो उसके लिए आपको जो है ना वो 20-25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास कोई सिफ़ारिश है, कोई है या माशरे के कुछ थोड़े बहुत बाअसर लोग हैं, उनको तो शायद इस कार्ड से भी कोई इस्तिफ़ादा हासिल हो जाए, लेकिन दूसरे लोगों को अभी तक इस कार्ड से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। और ये अमूमी तौर पर कराची से लेके खैबर तक लोगों की यही शिकायत है। कश्मीर में तो अभी बहुत सारे लोगों को किसी को मिला भी नहीं है। शौक साहब, छोटी सी एक बात बता दूं अभी आपको, जी, जी। बड़ी प्यारी बात है।
आप और मैं जिस जगह बैठे हुए हैं, जी। आप और मैं जिस मुल्क में हैं, ये अमेरिका के बाद ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसका सबसे ज्यादा बजट पर कैपिटल, पर वो क्या कहते हैं, पर हेड हेल्थ के बारे में है। अमेरिका का बजट है $10,213, जो उन्हें परसेंटेज में बताया ना, उससे लोगों को नहीं समझ आएगी कि एक बंदे के हाँ, आबादी के हिसाब से उनमें जो देखिए, मुख्तस ये तकाबल तो करना जो है ना, वो वैसे ही नहीं बनता कि पाकिस्तान या ये जो तीसरी दुनिया के अक्सर ममालिक हैं, वहाँ तो सेहत के बजट बहुत ही कम है। $7,732 पर पर्सन इन्होंने मुख्तस रखा हुआ है कि हमारे पे ये सेविंग है, ये मैं इससे एक मिसाल दे रहे हूँ। नहीं, यहाँ तो देखें, यूरोप में या अमेरिका में या दूसरे मुल्कों के अंदर जो है ना, लोगों की एक तो बाइंग कैपेसिटी, ट्रीटमेंट की कैपेसिटी, इनकी तनख्वाहें, इनका औसत आमदन वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जी इन माशरों का तकाबल जो है, जिन जिन माशरों में अगर 3% 4% अगर बेरोजगारी का रेशो बढ़ जाए, तो यहाँ एक तूफान खड़ा हो जाता है और थिंक टैंक और तमाम मीडिया चैनल्स जो है वो उस टॉपिक से उस वक्त तक नहीं हटते जब तक कि गवर्नमेंट कोई वायबल सोल्यूशन ना बताए। अब पाकिस्तान जिन मुल्कों के अंदर मतलब 55% 60% लोग बेरोजगार हों, तो उस उनको उनका तकाबल या ये वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते थे तो वो हर बात यूरोप की करते थे, लेकिन जिस वक्त इक़्तिदार में आए तो हर बात को डिनाई किया और यहाँ की हर जमहूरी कदर को, यहाँ के हर जो है ना उसकी 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 उन्होंने अपने अमल से नफ़ी की। तो बात मैं बता रहा था आपने असल में तवज्जो दूसरी तरफ करा दी कि ये एक एपिडेमिक है, ये एक वबाई बीमारी है, कोरोना जो है। जी और इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कुछ मुल्कों ने मेहनत करके तहकीक करके तो इसके लिए वैक्सीन बनाई है। जी अब आपने देखना ये है कि पाकिस्तान ने यानी आप जो तकाज़ा कर रहे हैं, तो वो ये देख कि क्या पाकिस्तान ने वैक्सीन की मद में कोई पैसा मुख्तस किया है, कहीं ऑर्डर दिए हैं? अभी जी तक जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जी मेरे ज़राए जो मुझे बताते हैं, उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ उतनी ही वैक्सीन पहुँची है जो खैराती इदारों ने पाकिस्तान को खैरात की है। जी 4.5 लाख 6 लाख जी जी तो बाकी ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक यानी पाकिस्तान एज़ गवर्नमेंट जो है, उन्होंने कहीं भी कोई ऑर्डर जो है, वो वैक्सीन के लिए नहीं किया है। अलबत्ता एक चलती-चलती खबर ये थी कि इसको प्राइवेटाइज़ किया है और कुछ लोगों को यानी प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त दी है कि आप इसकी दरामद करें, बरामद करें और फिर उस पे एक आइस एक कास्ट लगा के तो कहा कि ये हर हर आदमी जो भी वैक्सीन लगवाने के लिए वॉलंटियर है, वो इतने पैसे आपको दे और वो वैक्सीन लगवा ले। अ, तो ये तो सिचुएशन है। ये इस सिचुएशन में वो उसमें भी अपोज़िशन ने, दूसरे लोगों ने कुछ थोड़ा-सा शोर-शराबा किया, तो जी वो काम भी नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जो है वो गवर्नमेंट है वैक्सीन वो मुल्क के अंदर मंगवाए, जी उसके उसके लिए जो है वो उसकी खरीद करे। आगे जो मैकेनिज़्म अगर फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क है जो है वो कोई 200, 300, 400, 2000, 3000 लेना चाहता है, तो ये तो बाद में देखा जाएगा। अब उस मुल्क में जब वैक्सीन पहुँच ही नहीं रही है और अभी मुल्क ये जो जो दो जो जो जि जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है और जो मार्केट के अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं, वो अभी मुल्कों को बेच रहे हैं। अभी जो है वो प्राइवेट कंपनियों की पता नहीं खरीदो-फ़रोख्त का कोई अमल जारी हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं ख़्याल। ये अभी गवर्नमेंटें खरीद रही हैं और जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में भी स्विस स्विस गवर्नमेंट जो है,
उसने वो जो है वो वैक्सीन खरीदी है अभी। लेके हाँ, 5 और मिलियन। फिर इसमें इन्होंने कैटेगरीज मुकर्रर की हैं कि जो अबव 60 एज के लोग हैं वो ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी में उन्होंने अबव 70 किया हुआ था। जी, फिर 60 और 70। फिर इसके साथ फिर 60 पे आए, और 60 के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट जी, हैं, जिनको कोई दीगर परमानेंट किस्म की जो बीमारियां हैं जी, वो हैं, तो उनको प्रायोरिटी की बुनियाद पे, यानी एज से हट के उनको प्रायोरिटी दी जाएगी वो वैक्सीन लगाने के लिए। जी, तो पाकिस्तान में तो अभी उसकी सही मानों में एक ऑर्गेनाइज वे में कोई शुरुआत हुई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो अनफॉर्चुनेट है, और चूंकि तीसरी दुनिया की और ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो मुल्क जो है वो अपने अवाम को सहूलतें मुहैया करने में नाकाम रहते हैं, या उनकी नीयत ही नहीं है अवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत देने की, तो वो जी, कंस्पिरेसी थ्योरीज को पब्लिकली आम करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं कि ताकि उन पे प्रेशर जो है वो ना पड़े। जैसे मैं अब कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है, इसके बारे में भी ऐसे ऐसे दुनिया में वो यानी रिपोर्टें और बातें जो है ना वो, और ऐसे ऐसे बयानिए वहाँ लोगों को सुनाए जाते हैं कि यकीनन अगर आप और मैं भी उस माहौल में रहते हों, तो हम भी वैक्सीन लेने से जो है वो कतराएँ। क्योंकि वहाँ राइट है वैक्सीन जी। के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज़ प्रोपेगेंडा है। अब उसमें गवर्नमेंट का मकसद ये है कि लोग ताकि जो है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर ना डालें, कोई मुज़ाहरे ना करें कि भई हमारे लिए वैक्सीन लाओ, बल्कि लोग खुद ही उलझते रहें, आधे लोग उसकी हमायत करते रहें, आधे मुखालफत करते रहें, और ये मकालमा लोगों के आपस में बहस-मुबासे में हो, और हुकूमतें अपना जो है वो खामोशी से तमाशा देखती रहे। तो ये हमारे यहाँ अमूमी होता है, और ख़ास करके इलाज मुआलजे के लिए यही वजह है कि आप ये देखें कि कभी कहीं कुछ मशहूर हो जाता है फलां जगह जी, इस तरह का चश्मा जो है वो दरियाफ़त हुआ है, उसका पानी पिएँ तो आपकी शुगर चली जाएगी, उसका पानी पिएँ तो आपके निज़ाम हज़मा के जितने इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएँगे। कई वो ऐसे लोग जो है ना वो दावे करते हैं कि जनाब हम बगैर ऑपरेशंस के जो है वो, बल्कि एक 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 साहब थे उधर हमारे उधर बाग में, तो वो जो उनका दावा ये था कि मैं बहुत मेडिसिन देता हूँ और दवा करता हूँ कि आपको कोई अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको फिर हार्ट की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शुगर पेशेंट है तो उसको शुगर की दो गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो रिकॉग्नाइज्ड हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको मैं जो मेडिसिन दूँगा तो उसके बाद वो जाके अगर एक्स-रे करवाएँगे या कोई टेस्ट लेंगे तो वो देखेंगे कि उनको ये बीमारी नहीं होगी। और वाह! इत्तेफ़ाक ऐसा कि उनको खुद जो है वो हार्ट के पेशेंट हुए अच्छा, और फिर उनके हार्ट में स्टेंट पड़े। तो लेकिन उन्होंने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और कई बल्कि यहाँ भी मुझे कई लोग कहते थे जी उधर आपका कोई जानने वाला हो तो हमारे वहाँ फलाना जाना चाहता है, हमारा भाई जाना चाहता है, हमारा फलाना जाना चाहता है, अकोमोडेट करें वहाँ पे। तो आप उनको मतलब किसी तरीके से उन तक उनकी पहुँचा रसाई मुमकिन बनवाएँ। तो मैंने नहीं, कई नहीं और हमारे यहाँ दोस्त हैं, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट बाग में हमारी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, जी, जी। बड़े मुक़्तदर भी हैं और सारी चीज़ है। तो मैंने जब उन्हें बताया तो कईयों ने कहा कि मैं लगता ये है कि आप स्विट्ज़रलैंड में जाके तो टॉम प्रेस हो गए। मैंने चलो, कहा ये हुकूमतें जो करोड़ों खरबों रुपया खर्च करते हैं और साइंसदान लेबोरेटरीज़ के अंदर बैठ के तो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज दरियाफ़त करते हैं और वो कामयाब इलाज हैं। और जिन और ऐसे माशरे मौजूद हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट अब हैं, जैसे यूरोप का कॉन्टिनेंट है कि वहाँ कई बीमारियाँ उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, जिसमें टीबी की बीमारी है, जिसमें हुँ, जो है वो जॉन्डिस की बीमारी है, जिसमें मले मलेरिया हैं? मले क क कई एक मतलब ये टीचर, है, पोलियो। पोलियो है। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो जो तहकीक के नतीजे में जो मेडिसिन्स
का जो इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह से जो है पूरे पूरे कॉन्टिनेंट जो है वो कई बीमारियों से महफूज हो गए हैं। तो आप हैं अभी भी जो है ना वो चश्मे और सूफ़ी और पीर और ये लोग तलाश करते हैं। जब इनको कोई बीमारी लगती है तो ये अच्छे से अच्छे डॉक्टर और महँगे से महँगे अस्पताल का रुख करते हैं। लेकिन गरीबों को जो है वो बाँटते रहते हैं, मैं ये जो है एक ता ता दागे तावीज़ हैं। हाँ, हालाँकि जो जो सूफ़ियाए कराम हैं या बड़े-बड़े जो पीरान हम जिनको हैं, वो हैं पीरान अज़ाम और हाँ, पीर और तो उन लोगों ने तो हमेशा लोगों की दुरुस्त रहनुमाई की और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस तावीज़ पे कोई आप इन्हिसार करें। बल्कि वो ज़ाहिर है उनके हम असर जो भी मेडिसिन्स अवेलेबल थी, जैसे हकीम लुकमान हैं, तो बहुत मशहूर हैं और कई बड़े-बड़े जय्यद उलमा जो है, वो जो देसी इलाज था, जैसे फ़र्ज़ करें कि जिस्म में अगर सोज़श है, तो उसमें ये कुकम्बर जो है, जो जो हल्दी जिसको कहते हैं, ये जी, दूध के साथ पीने को एडवाइस करते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे मसाले ऐसे हैं स्पाइस ऐसे हैं जो जी, इलाज जी। मुआलजे के लिए बड़े अक्सीर हैं। इसी तरह बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, वो तो मुमकिन है। लेकिन ये जो इस तरह के जो फ्रॉड वहाँ लोगों ने रचा रखे हैं, तो इनको समझने की भी ज़रूरत है और लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि ये चूँकि हुकूमतें ऑर्गेनाइज़्ड वे में इस तरह की प्रोपेगेशंस करती हैं कि ताकि लोग जो है वो उनसे अब अभी आजकल जो है हमारे माशरे में एक और चली हुई है तहरीक, सड़क जनाब अपनी मदद आपके तहत जी हम सड़क बनाते हैं, हैं? स्कूल जी अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं, अस्पताल अपनी मदद में उसमें चंद लोग हैं जिनका वो मफ़ाद ख़ुसूसी होता है जी, अ, जी। जिनको और कोई हैं गुज़र-बसर नहीं है, तो वो चंदे के ज़रिए अपने जो है वो अपनी तो रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन लोगों को जो है ना वो सवाब-ए-दारैन का लालच दे के तो सड़कें बनवा रहे हैं। बजाए इसके कि वो हुकूमतों को मजबूर करें जिनके पास खरबों का बजट जो है और फिर ये जो बाहर से लोग हैं जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, रेमिटेंस जो है वो होता ही इसलिए है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो है ना वो पैसा जो मुल्क के अंदर जा रहा है वो खर्च हो। लेकिन अब ये है कि ये आगे हुकूमतों ने छोटे-छोटे लोग एजेंट पाल रखे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नेक नीति के साथ भी कुछ मतलब ये है कि लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हॉस्पिटल्स अगर कोई बनाता है तो अल्टीमेटली उसने उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। एक आध या उसमें फ़र्ज़ करें 2% 3% चलो गरीब-गुरबा की भी शायद मदद हो जाए। लेकिन असल मसला ये है कि जो हुकूमतें आपसे वोट लेती हैं, जो आपसे टैक्स लेती हैं, जो आपके जो है वो ज़िम्मेदार बने हुए हैं, जो आपके रहनुमा होने का के दावेदार हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है, अच्छी सड़क कम्युनिकेशन के ज़राए अवाम को प्रोवाइड करना। लेकिन वहाँ जनाब मतलब ये है कि कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं और ये एक कारोबार चल रहा है और आप अगर गहराई में जाके देखें, तो जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मुफ़्तख़ोर हैं, जो उधर उधर आगे हैं इनका उसका वो भी मुफ़्तख़ोर हैं और सारा आदमी को ये कहते हैं कि जी आपको सवाब-ए-दारैन मिलेगा। हाँ, कोई अगर कोई कोई इंडिविजुअल केस है, कोई गरीब आदमी है, जो जिस किसी के बच्चे का या कोई ऐसा इलाज है, जो इलाज है उसके बस में नहीं है, अगर आप हैं, मुख़य्यर हैं, आपके पास वसाइल हैं या कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, वो उसकी अगर मदद करती है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब वो हुकूमत का इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन ये कि अब आप जो है वो खुद से अस्पताल बनाना शुरू कर दें और अल्टीमेटली वो बिल्डिंगें जो है वो आपके ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल हों। क्योंकि एक हॉस्पिटल चलाने के लिए जितना डॉक्टर्स ये तो कोई कोई सेलिब्रिटीज़ जो है वो तो हॉस्पिटल चला सकते हैं। जिनको लोग जो है जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाने हैं, में लोग जो है वो टेबल बुक कराने के लिए $500 नहीं $5000 देने के लिए तैयार हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ का काम है आज के इस दौर में, वो किसी खैराती प्रोजेक्ट को जो है वो कामयाबी से चला सकते हैं। ये आम आदमी और ये चंदों से हॉस्पिटल नहीं चलते, क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो डेली अखराजात हैं
वो आप हमारे यहाँ तो लोगों को एक मस्जिद बनाते हुए उम्रें गुजर जाती हैं, तो हॉस्पिटल्स में जहाँ अमला है, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उसमें लेबोरेटरीज हैं, उसमें रोजाना जो बिस्तरों की सफाई सुथराई के लिए लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें जो है वो इंतजामात, ये एक 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 ऐसा काम है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? वो उन हॉस्पिटल्स में जाने के लिए तैयार हैं जहाँ उनके एक विजिट के लिए उनको बहुत बड़ी जो है वो उनको उनको फीस अदा की जाती है। ये पाकिस्तानी वजीर आजम साहब ने तो चंदे पे अस्पताल इतना बड़ा बना ही दिया, 2-3 हाँ, बार। आप ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मिसाल, इसलिए मैं स्पेशली आपको समझाना चाहता हूँ कि ही वाज़ ए सेलिब्रिटी ऑफ हिज़ ओन टाइम। ये उस वक़्त एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, एक स्टार थे, जिनके सा जो जो जिनका असर-रसूख बैनुल-अक़वामी तौर पर मौजूद था। वो मुख़य्यर हज़रात से पैसे लेके एक हॉस्पिटल जो है, और वो भी हॉस्पिटल ख़ास करके जो कैंसर था, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर इतनी सहूलतें मैसर नहीं थी, तो उसको वो ये काम वही कर सकते थे। लेकिन उनको ये भी बड़ा हर आदमी को नवाज़ शरीफ साहब जो है वो 35 करोड़ चंदा नहीं देंगे। 50 करोड़ 50 करोड़ हर मुखय्यर के लिए जो है वो ज़मीनें इस तरह नहीं अलॉट होती। तो लिहाज़ा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स ये हैं, रोज वो कोई वेलफेयर का कोई काम करते हैं। तो आप ये देखिए ना कि वो कहीं अगर किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो जाएँ तो लाखों लोग जो है ना वो वैसे जमा हो जाते हैं उनके लिए। तो जी, जी। वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी जिसको अपने घर वाले भी सीधे मुँह बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भई ये इतने अरसे से बेरोज़गार घर में पड़ा हुआ है, हैं? तो वो अब चंदे स्टार्ट करके तो कोई मतलब ये कि स्कूल कोई एक लेकिन बिल्डिंग पाकिस्तान में ये काम बड़ा आसान हो गया आजकल। तो बहरहाल बड़ा ये चूँकि अब पहले तो हमारी जो मज़हबी मदारिस और मस्जिदों की तामीर में लोग होते थे, तो अब उनकी देखा-देखी अब लोगों ने जो है वो तो ज़ाहिर है कि वो मस्जिद की तामीर तो इस पे तो मोनोपोली है हमारे उलमाए कराम की। लेकिन अब वो उस तरफ भी अब मुदाखलत शुरू हो गई है, हैं? मुदाखलत फ़िद्दीन, कई लोग यहाँ जो है वो कल मुझे किसी ने मैसेज किया, अच्छा, जी, जी, हम अपने गाँव में एक मस्जिद बना रहे हैं, तो अच्छा। उस पे 2 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। एक कितना? 2 करोड़, तो 1 करोड़ तो हमने अरेंज कर लिए है, ठीक। तो लिहाज़ा अब 1 करोड़ बाकी है। और सारा आप दे दें अभी। अच्छा। नहीं, मुझे तो उन्होंने मतलब कि कहने का हस्बे मतलब ये था कि हस्बे तौफीक आप भी कुछ भेज दें। अच्छा। तो अब ये इस तरह का एक कारोबार स्टार्ट हो गया है, बजाय इसके कि हुकूमतों को जवाबदेह बनाएँ, हैं? हुकूमतों को आपने मतलब ये कि छोड़ दिया, और लोगों को एक ऐसी सरगर्मी में डाल दिया कि कल इसी पे लोगों के जो है ना वो आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट होंगे। लड़ाई झगड़े उन्होंने फ़ायदे तो हो जाएँगे ना जिनके जिससे इकट्ठे करने। चौकसी साहब मैं आपकी बात कता कलामी वो हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं आज़ाद कश्मीर के पहले। जी। उनकी तरफ से मैंने एक ये शरबत नहीं होता जो जिस तरह वो कोई शरबत किस्म की थी, साफ़ी या कोई चीज़ ऐसी थी। जी, जी, जी। उसका इश्तहार देखा कि कभी भी दिल का ऑपरेशन ना कराएँ। मैंने बज़ाते खुद ये इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल बड़ा साफ-सुथरा और ठीक-ठाक जी वो दवाखाना था पिंडी का उसका। जी। उसके बाद मैंने एक ज़कात फंड की लिस्ट देखी आज़ाद कश्मीर की, हुकूमत ने जिन लोगों को ज़कात दी इलाज के लिए। तो हुँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाम 3 दफ़ा था उसमें। इलाज करवाने वो इंग्लैंड और दुबई गए और उधर वो मशहूरी कर रहे थे ये शरबत पिए और आपके दिल का इलाज ठीक हो जाएगा। बहरहाल जी, मेरे ख़्याल में आज के प्रोग्राम को यहीं तक रखते तो हैं। तब तक एक आखिरी सवाल रह गया, बस आखिरी निका गया। जी। अभी 5-7 मिनट है। शहबाज शरीफ से एक बहुत बड़ी ताकत ने आपको बताया मैंने, जेल में मुलाकात हुई है। हुँ। नाम तो नहीं है उनका अभी तक, लेकिन ना ही फोटो बनवाई है। लेकिन वो कह रहे कि ईद से पहले हुँ। पंजाब में तब्दीली आ जाएगी इन हाउस। तो इस पे हम लोग अगले प्रोग्राम में फिर आप ना हम लोग बात करें। इस पे तफ़सीलन बात करेंगे। जी
इंशाअल्लाह। आपको पता है कि पीडीएम में जो सबसे बड़ा इख्तिलाफी मसला जो है, वो पंजाब का ही बना है। जी, और जी, जी, जो जी, पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस बुज़दार साहब के खिलाफ करके तो परवेज़ इलाही साहब को अ, बनाया जाए। जी, वो तो आउटराइटली नून लीग ने जो है वो इसको इसको वहाँ पीडीएम के इजलास में रिजेक्ट जी, कर दिया था। और जी, अब ये कोशिशें हो रही हैं कि जी, शहबाज शरीफ साहब और अपने हमज़ा शहबाज को इस बात पे जी, राज़ी किया जाए। जी, और वो अगर इस मनसब के लिए तैयार हों, उन दोनों में जी, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो नहीं हो सकते चूँकि वो तो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अलबत्ता जी, शहबाज साहब की ही बात है। तो बेसिकली इसमें कोई नेक नीति शामिल नहीं है। ये यानी यूँ समझें कि इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट एक दबाव कायम करने के लिए उसको वार्न कर रहे हैं, और साथ में ये भी साबित करना चाहते हैं कि हम आपको कहते थे कि बुज़दार को तब्दील करो, आपने नहीं किया तो हमने दूसरे तरीके से करवा दिया। और इधर जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी हैं ये मैसेज जी, देना चाहते हैं कि आप जो हो एस्टेब्लिशमेंट को आपने टारगेट किया है, और आप कहते हैं कि मैं इमरान खान तो हमारे नज़दीक कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसके खिलाफ कोई जो है वो अलायंस बनाया जाए और मूवमेंट चलाई जाए। जी, बल्कि हमारा असल मकसद तो ये है कि सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से पाक होनी चाहिए। तो ये एक तीर से या 2 तीरों से कई शिकार करना चाहते हैं। जी, अब देखिए मतलब ये है कि चूँकि अपोज़िशन पार्टियों ने तो काफ़ी नालायकी का और काफ़ी मौकापरस्ती का मुज़ाहिरा किया है। नॉट ऑल, बट जो जो मेजर एक्टर्स थे और उसमें ख़ास करके जो पीपल्स पार्टी ने जो रवैया अख्तियार किया है, तो उससे तो ज़ाहिर है कि जमहूरी तहरीक को ख़ासा नुकसान पहुँचा है, और उनके अपना भी जो बरसा-बरस का बयानिया जो बयान किया करते थे कि हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा रहे हैं, हम तो कभी सिलेक्टेड नहीं रहे, हैं? जी, जी, तो वो एज़ाज़ भी ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों से छीन लिया है। और जी, अब सिलेक्टेड सिलेक्टेड बाप, बाप और बाप का बाप हैं, तो ये सारी जी, चीज़ें उनको वो आ रही हैं। तो इस पे हम मेरे ख़्याल में जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, ठीक, तो जी, उसमें जी, तफ़सीली बात करेंगे। ठीक है जी, ताकि क्योंकि हमारा मकसद जो है ना वो ये जो अख़बारी ख़बरें और जी जनरल जावेद वो कमर जावेद हैं? जी, जी, क्या हैं जी बाजवा, हैं वो जाके जो है ना वो मिले हैं जेल जी, में। हम इन बातों को ये बातें और इस तरह के प्रोपेगेंडों को हम आगे फैलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम चाहते नहीं हैं मैं तो जो खबर हाँ, म तो मतलब ये सब चीज़ें ये न्यूज़ें हैं, ये कई लोग बड़े दावों के साथ ये बातें करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ी-सी हमें वो करनी चाहिए। एक तो इसका दौरानिया जो है वो हम बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। ठीक है और सर, 1 दूसरी घंटा। बात ये है कि हमें इसमें से अपना जो भी प्रोग्राम हो इसकी कुछ न कुछ सुर्खियाँ निकाल के कि भई हमारे आज के प्रोग्राम में क्या डिबेट हुआ, पिछले प्रोग्रामों में क्या डिबेट हुआ। ये कुछ लोगों ने हमें तजावीज़ दी हैं कि आप करंट अफ़ेयर्स कहते हैं, लेकिन ये है कि करंट अफ़ेयर्स के जो चीता-चीता निकात हैं उनको आप मतलब ये है कि उनको हाइलाइट करें। ठीक है सर, अ, अल्लाह फिर मैं ताकि कोशिश तो मैंने कहा भई हम तो कोई हमारे पीछे जो है वो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं नहीं। ये तो हलीम साहब की अपनी काविशें थी कि उन्होंने एक ये आपका जी मेरे पे हाँ, बहुत बड़ा है। तो हमने कहा ठीक है जनाब हम भी आपसे तावन यानी उसमें जो जो आइडियोलॉजिकल या एनालिटिकल कंट्रीब्यूशन होगा वो हम देंगे। और तो वो मैं उन्होंने आपका मनवा दिया है। मेहरबानी कि आप मुझे तो टाइम अब ये है। है कि हम इसको थोड़ा-सा धीरे-धीरे थोड़ा-सा जो है वो करेंगे जी, इसमें और भी बेहतरी लाएँगे। और इंशाअल्लाह और दूसरा जो लोगों का बहुत ज़्यादा है जी, ये आप ये कह सकते हैं कि इसरार था कि आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। लेकिन जी, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को गुफ्तगू करते हुए और सवालात उठाते हुए वो इतना टाइम ले लेते हैं
कि कोई पता नहीं है कि ये किस वक्त जाके खत्म होगा, घंटे में खत्म होगा, आधे घंटे में खत्म होगा, 1.5 घंटे में खत्म होगा। तो इस प्रोग्राम को 40 मिनट से ज्यादा वो ना करें, ताकि ठीक है। मतलब यह है कि इसको आगे शेयर करने में आसानी रहे, क्योंकि इतनी हैवी फाइल्स को आगे मतलब यह कि ट्रांसफर करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये काफी जी मुश्किल होता है। डाउनलोड करना ये भी मुश्किल होता है। ठीक तो है सर, हम इसको जो स्टार्ट करेंगे। दोस्त अहबाब की जो अच्छी तजावीज़ हैं, उन तजावीज़ की रोशनी में हम कोशिश करेंगे जी कि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाएँ और आप तक के, यानी आपके नाज़रीन तक के वो मालूमात पहुँचाएँ, जो उनके उनके मालूमात में, उनके इल्म में इज़ाफ़े का सबब बने, और ख़ास करके उनमें ये सलाहियत पैदा हो कि वो खुद भी चीज़ों का तजिया करने की सलाहियत रखें। ये कुत्ता कहाँ ले गया, कुत्ते के पीछे भागने के बजाय वो मुमकिनात को देखें कि क्या मुमकिन हो सकता है और क्या मुमकिन नहीं है। तो ताकि फिर जब आप इम्कानात आपके सामने होंगे कि क्या किसी चीज़ की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं और नाकामी के क्या वजूहात हो सकती हैं, तो लोग फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर, अमली ज़िंदगी के अंदर जो है, वो इम्कानात हैं को देखते हुए एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, और उसमें अपनी कामयाबी या नाकामी के पहलू तलाश करके तो नाकामियों वाले जो असबाब होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ठीक है सर, थैंक फॉर यू योर वेरी मच। काइंड। तो जी, इंशाल्लाह नाजरीन, आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम आपकी राय का एहतराम करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे, और सवालात को भी कम रखेंगे। शौकत साहब जो है आपसे तफसील बताएंगे, और जो हमने बात की है अभी कि इंसानी हकूक के लिए ये कश्मीर की बेटी है, ये कश्मीर की शहरी है, और हमें सबसे पहले अपने घर के, अपने इलाके के मसाइल जो उनको उजागर करना होता है। अगर एक कश्मीर की बेटी को कश्मीर के अंदर एक आला तालीम याफ्ता जज ये कह दे कि शादीशुदा औरत के साथ इज्तिमाई ज्यादती कोई मसला नहीं, तो मेरा ख्याल है अगर वो जज ने ये कहा है तो बस फिर मैं इतना ही कहता हूं कि उसकी तालीम पे मुझे शक है, उसकी इंसानियत पे, उसके किरदार पे मुझे शक है कि वो फिर कहीं वाया बिठंडा या फिर वो किसी चाइना की ऐसे अनप्रोल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जिसमें शक ही शक है। तो अल्लाह हाफिज नाजरीन, मैं शौकत साहब से भी इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा अपने प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। थैंक